तो देखिए आज आपका जो हिंदी का टॉपिक है, जल्दी से जल्दी सबसे पहले सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कीजिए, उसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे। आज आपके टॉप 30 क्वेश्चंस एक टॉपिक से रिलेटेड है, वो टॉपिक है आपका संज्ञा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संज्ञा क्या होती है और संज्ञा अविकारी है या फिर विकारी शब्द है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए आज का सबसे पहले प्रश्न हम करते हैं। क्या है हमारा सबसे पहला प्रश्न? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न है ये आज आपका, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? संज्ञा। ठीक है, टॉपिक क्या है? हाँ, संज्ञा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें संज्ञा, जैसे हम टॉपिक कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए संज्ञा विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले पद बना था। पद कैसे बना था? जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद बनता है। ठीक है, और जब इसी पद को व्याकरणिक रूप दिया जाता है, पद को जाता है तो वो पद परिचय कहलाता है। ये कई बार पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है, क्योंकि मैंने कहा था आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कहीं से कोई प्रश्न आ जाए और वो आपका छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। अब ये मैंने आपको क्या लिखवाई है? परिभाषा लिखवाई है। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनता है। ठीक है, पहला, पद किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या बनता है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। पूजा, सबा, भोपाल, पलक, सैनी, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, संज्ञा तो कहते हैं, ये आपको पता है, पर आज सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए संज्ञा शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले बनता है पद। कई बार प्रश्न आता है पद किसे कहते हैं, हमें नहीं पता होता है। तो क्या होता है कि जो शब्द होते हैं ना, शब्द, उनको जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो पद बन जाता है। जैसे कौन कौन बच्चा लाइव है? पूजा, सबा, भोपाल, पलक। तो देखिए यहां भोपाल को लेते हैं। भोपाल पढ़ता है, भोपाल यहां पर ये शब्द हो गया एक, यहां पर दूसरा पढ़ता है। अब यहां पर ये 3 शब्द हो चुके हैं। ठीक है, जब हम इन्हीं शब्दों को वाक्य बना देंगे। कैसे वाक्य बना देंगे? कि भोपाल पढ़ता है। तो ये क्या बन गया? ये यहां पर वाक्य बन गया। और यहां क्या था? ये शब्द, एक शब्द, दूसरा शब्द और तीसरा। जैसे कि हम हिंदी में श्रुतलेख लिखते हैं ना, तो इसी तरह ये शब्द है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्नेहा शर्मा, अनुपम सिंह, गुड मॉर्निंग। बॉबी सिंह, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर क्या होता है, अब इसको वाक्य का रूप दे दिया गया है। और जब ये वाक्य बनता है ना, इसी को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, पर एक और आता है कि पद परिचय किसे कहते हैं। प्रश्न यहां पर 2 बनते हैं, एक तो पद किसे कहते हैं, दूसरा बनता है पद परिचय किसे कहते हैं। पद परिचय किसे कहते हैं? तो पद क्या होता है? जब इन शब्दों को वाक्य का रूप दिया जाता है वो पद कहलाता है। और पद परिचय क्या होता है? जब इसी वाक्य को व्याकरणिक रूप दे दिया जाता है वो पद परिचय कहलाता है। आया समझ? नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा वो लेडीज पे होगा। ओके, बिल्कुल।
समझ आया? यस और नो? पद किसे कहते हैं? पद परिचय। क्लियर हुआ? स्नेहा भोपाल बच्चा, आपको पद में, पद परिचय में कंफ्यूजन तो नहीं है? अब अगर पद का प्रश्न आ जाता है, गलत नहीं होना चाहिए। और परिचय, सबा आपको भी क्लियर हुआ? पद और परिचय, बिल्कुल। कहीं भी किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तभी आप डाउट लिख सकते हैं, मैं आपका वहीं यही क्लास में ही क्लियर करूंगी। सबसे पहले सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास में जोड़िए, ताकि आपको अपने कंपटीशन में फाइट कितने बच्चों के साथ है ये पता चलना चाहिए। ठीक है? गुड मॉर्निंग ज्योति, निशांत गुड मॉर्निंग। तो ये आपको नोट डालकर सब कुछ लिख लेना है, यहाँ पर नोट डालिए और ये लिखिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सभी शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? स्नेहा कहाँ कंफ्यूजन है बताइए? पद किसे कहते हैं? मैंने बताया है, यदि शब्द, ये शब्द होते हैं, शब्दों को जब वाक्य का रूप दे दिया जाता है, जैसे स्नेहा पढ़ती है, यहाँ पर ये तीन अलग अलग शब्द हैं। यदि इन्हीं को वाक्य का रूप दिया जाएगा, स्नेहा पढ़ती है, तो ये क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। ठीक है? पद आपका क्लियर हुआ? उसके बाद प्रश्न आता है, पद परिचय किसे कहते हैं? जब इसी वाक्य को, जैसे स्नेहा पढ़ती है, इसी वाक्य को व्याकरणिक रूप दे दिया जाता है, वो पद परिचय कहलाता है। ठीक है? तो हमारा प्रश्न क्या था कि जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का को क्या कहते हैं? आपको क्लियर है? ये तो पता ही है, जब टॉपिक हमारा संज्ञा है तो इसको संज्ञा ही कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर इसकी आपको परिभाषा, व्याख्या भी दी गई है। व्याख्या इसीलिए मैं देती हूँ, आपको प्रश्न में कोई भी डाउट ना हो। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, यहाँ पर देखिए आपके 4 प्रश्न बनकर तैयार हो चुके हैं इस व्याख्या में। ठीक है? थैंक यू एवरीवन। अगर क्लियर है तो ठीक है सभी को। हर्ष कहाँ बोरिंग है ग्रामर? बच्चा पढ़िए, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न बन के तैयार हो चुके हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। 4 प्रश्न हैं, नोट डालकर लिख लीजिएगा। संज्ञा की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हमने प्रश्न कर भी चुके हैं। फिर क्या होता है? सर्वनाम, जैसे जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने राम गया, चलिए किसी गर्ल का एग्जांपल लेते हैं, सबा, सबा, सबा गई। ठीक है? इसको ही सर्वनाम में प्रयुक्त करना है, कैसे करेंगे? वह गई। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? समझा? यहाँ पर संज्ञा है, इसको हमने सर्वनाम पे प्रयुक्त किया, कैसे? वह गई। तो ये क्या है? हमारा सर्वनाम। कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है? जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाता है। जैसे अभी और किसी गर्ल का एग्जाम्पल लेते हैं, स्नेहा पढ़ती है। क्या है यहाँ पर? हमने क्या एग्जाम्पल लिया? स्नेहा पढ़ती है। तो वो क्या काम कर रही है? क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना हो रही है ना। तो ये होता है क्रिया। विशेषण, स्नेहा सुंदर लड़की है, यानी स्नेहा सुंदर लड़की है। और जो संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है? समझ में आया? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। हवा कैसा शब्द है? बताइए, हवा कैसा शब्द है? क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है? प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। सवा ये एग्जाम्पल था।
प्रश्न नंबर 2 भोपाल का सबसे पहले आंसर आया है डी, बिल्कुल सही आंसर है। हवा क्या है? एक संज्ञा ही शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं क्या होता है। हवा शब्द संज्ञा है, ये आपको पता चल गया है। यहाँ संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध होता है, ठीक है। जिस शब्द से काम का करना होना पाया जाता है क्रिया कहते हैं उसको, जैसे पढ़ना, खाना, पीना। और विशेषण भी आपका हो चुका है। अब आपको मैं बताती हूँ, पद है, जो हमने पद परिचय किया है वो 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी। नोट डाल के लिख लीजिएगा, आप नोट डालिए और यहाँ पर लिखिए, विकारी होते हैं और अविकारी, ठीक है। विकारी क्या होता है? जिस जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक और क्रिया के आधार पर परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाता है। बिल्कुल, ये सीयूटी का ही सिलेबस है बच्चे। जगदीश बिश्नोई, ये सीयूटी के ही हिंदी की क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर। विकारी क्या होता है? जिनमें परिवर्तन होता है। कौन कौन से होते हैं विकारी? संज्ञा, सर्वनाम, फिर होगा क्रिया और विशेषण, ठीक है। अविकारी जिनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, फिर है आगे समुच्चय बोधक, फिर है यहां पर विस्मयादि बोधक। ये होते हैं विकारी जिनमें परिवर्तन होता है लिंग, वचन, क्रिया और कारक के कारण, और ये विकारी जिनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? पद 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है? रागिनी, गुड मॉर्निंग बच्चा। सबब मैम, ये तो मैंने आपको पद की परिभाषा क्या बताई है। जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है वो पद होता है, ठीक है। बिल्कुल सही है, ये एक क्रिया है। टहलना एक क्रिया है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? वाक्य में टहलना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ये एक क्रियार्थक संज्ञा है। कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं होती है, विधि और काल को छोड़कर उसका प्रयोग संज्ञा के साथ समान होता है। तो ऐसे शब्द जो क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है, जिनको क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है, ऐसे क्रियार्थक जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पर टहलना जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्रियार्थक संज्ञाएं क्या होती हैं? जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। देखिए, सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर कीजिए सेशन को। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद हैं? कुछ बच्चों का बी है, सी है, ए है। सी,
मैक्सिमम बच्चों का सी आंसर है। ज्योति, आशी, उमा, आशीष, संजीव, रागिनी, अनुपम, सी। तो क्या पूछा गया है? व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जिन बच्चों का बी आंसर है बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है कि संज्ञा के जो भेद है ना, उनको लेकर विभिन्न विद्वानों के भी विभिन्न मत हैं, पर जो हमारे हिंदी के कामता प्रसाद गुरु यानी हिंदी की पाणिनि है, उन्होंने कहा है कि संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी जब आपको उत्पत्ति और व्युत्पत्ति आएगा उसके आधार पर आपको तीन बताने हैं। कौन कौन से हैं वो तीन? व्यक्तिवाचक, ठीक है, फिर है जाति, ठीक है, फिर है भाववाचक। तो ये आपके तीन भेद किसके आधार पर हैं? उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर है। ठीक है, फिर आगे अगर पूछा जाता है, चलो पहले आप इस प्रश्न को क्लियर करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही। यानी रूढ़ संज्ञा क्या होती हैं? जिनके खंड नहीं हो सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वो रूढ़ संज्ञा कहलाती है। यदि हम कृष्ण के टुकड़े करेंगे तो हो जाएंगे क्या? बताइए, कृष्ण को अगर हम खंड में विभाजित करेंगे हो जाएंगे? तो देखिए नहीं होंगे। कृष्ण, तो ये क्या होता है? रूढ़ शब्द होते हैं जिनका खंड नहीं हो सकता है। कृष्ण, यमुना, गंगा ऐसे ही शब्द है। फिर है यौगिक शब्द। यौगिक क्या होता है? जो जिनके खंड हो सकते हैं। जैसे पनघट यहाँ पर शब्द लिया गया है, पनघट को अगर हम दो भागों में विभाजित करते हैं तो क्या बन जाता है? पन, धन और घट। ठीक है, ऐसे ही पाठशाला है, जैसे पाठशाला, तो यहां अगर इसको खंडित करते हैं, विभाजित करते हैं तो पाठशाला। तो ये क्या है? यहाँ पर रूढ़ यौगिक होते हैं जिनके टुकड़े हो सकते हैं और उनका अर्थ निकलता है। फिर आता है योग रूढ़। योग रूढ़ संज्ञाएं क्या होती हैं? जितना भी जो बहुब्रीहि समास होता है ना, उनके उदाहरण जितने भी होते हैं वो योग रूढ़ में आते हैं। यानी दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, वो क्या होता है? हमारा बहुब्रीहि समास की परिभाषा है। और जितने भी बहुब्रीहि के उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं? योग रूढ़ ही होते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। समझ में आया? व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा सबको समझ में आई? यस और नो? अगर उत्पत्ति पूछा जाएगा तो सिर्फ तीन बताना है। आगे देखते हैं, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? प्रश्न एक और यहाँ पर आपके सामने है। आपने अभी किया था उत्पत्ति, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। अगला प्रश्न फिर एक ऐसा ही है, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? गुड, सभी बच्चों को समझ आ रहा है, दिल खुश कर दिया। देखिए पहले सेशन को शेयर कीजिए। देखिए आप मुझे थोड़ा सा ना नर्वस कर देते हैं जब आप शेयर नहीं करते और लाइक। देखिए कल भी आपने मुझे 100 लाइक्स तक नहीं पहुंचाया है। मैं आपके लिए यहाँ इतनी मेहनत करती हूँ, एक से एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आती हूँ। पहले सभी बच्चे सेशन को शेयर कीजिए, सभी। सी, वेरी गुड, समझ आ गया यानी प्रश्न आपको? बिल्कुल, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो संज्ञा के कुल भेद पूछे गए हैं, ये किसके आधार पर पूछे गए हैं? अर्थ के आधार पर पूछे गए हैं। यानी यहाँ प्रश्न आप लिख सकते हो अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो आपको बताना है 5 भेद हैं। ठीक है, अनुभव गुड मॉर्निंग। समझ में आया? अर्थ के आधार पर अगर आता है तो कितने हैं? 5 हैं। उत्पत्ति व्युत्पत्ति आएगा तो 3 है। अब देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, संज्ञा के कुल 5 भेद है। जब कुल आता है या अर्थ आता है, यानी कुल होगा
या फिर अर्थ होगा? तो आपको बताना है 5। ठीक है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध होता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। देखिए क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपके मैं टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूं। टॉप 30 में आपका कोई प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा कि वो आपका संज्ञा से बाहर होगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग साक्षी। कोई बात नहीं बच्चा। तो आप पता चल गया कि अर्थ और कुल कितने भेद हैं संज्ञा के, या फिर अर्थ के आधार पर 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये 3 तो किसके आधार पर थे? हमारे उत्पत्ति के आधार पर। फिर 2 कहां से आ गए? ये 2 कहां से आ गए? द्रव्य कहां से आ गया और समूह कहां से आ गया? तो जातिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा के ही पार्ट माने जाते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? क्लियर है सबको? संज्ञा के 5 भेद किस आधार पर माने गए हैं? यस और नो? निम्न में से संज्ञा शब्द है, यहां पर आपका प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा संज्ञा शब्द है? जल्दी से बताइए। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा है, पुराना है, मोटा है या फिर नीला है? जल्दी से बताइए। गुड गुड गुड, ऐसे स्पीड में आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड, सभी का सही है। ठीक है, सभी का बिल्कुल सही है। अब देखिए आपने क्या बताया था? गंगा। तो किसी वस्तु का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, प्राणी का नाम होगा और स्थान का भी नाम होगा। जिससे हमें नाम का पता चलता है वो संज्ञा कहलाता है। अब यहाँ पर संज्ञा 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, नदी का नाम, स्थान का नाम हो गया। ठीक है। फिर है जातिवाचक संज्ञा, नदी, पर्वत, देश, महासागर। जब ये आएंगे यानी जिससे हमें पूरी जाति का, नदी कहने से हमें पूरी जाति का बोध होता है, पर्वत कहने से भी पूरी जाति का बोध होता है, देश में कौन सा देश है नाम नहीं है, महासागर में भी। यानी जहां एक शब्द को बोलने से पूरी जाति का बोध होता है वो जातिवाचक होता है। द्रव्यवाचक, देखिए द्रव्यवाचक, सोना, चांदी, तेल, पानी, घी। ठीक है, तो वो क्या होता है? द्रव्यवाचक होता है। यानी जितने भी साइंस में आपने पढ़े हैं, ठोस, द्रव और गैस, फिर धातु और अधातु, ये सब किस में आ जाती हैं? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। समूह से पता ही चलता है, टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा में आता है। आगे है भाववाचक संज्ञा, यानी मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, दया, ये किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। क्लियर? गुड, आगे देखते हैं क्या है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने, जल्दी से बताइए, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है?
गुड, अनुभव का बिल्कुल सही है। भोपाल, ताशु, कविता, सभी का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि नाम का बोध हो रहा है तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर यह 5 प्रकार की है जिसको हम कर चुके हैं, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। प्रश्न ध्यान से पढ़ना, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं का और व्यक्तियों का बोध होता है क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। एक ही प्रकार की वस्तुओं का और व्यक्तियों का बोध होता है क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा, भाववाचक होगा या फिर द्रव्यवाचक। जल्दी से आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 8 का। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है सभी बच्चों का। यहां पर क्या है कि जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देश, नदी, पर्वत, लड़का, पठार, ये कुछ भी होंगे, इनसे जाति का बोध होता है। फिर है आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको पता ही है, किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध करने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हिमालय, गीता। भाववाचक संज्ञा, जहां भाव, गुण, दशा का बोध होता है, जैसे कि दया, कृपा, यौन और गुरुत्व। ठीक है, फिर है द्रव्यवाचक, जहां मैंने आपको बता ही दिया है द्रव्यवाचक कहाँ होगा, यानी जहां पर भी आपके ठोस, द्रव, गैस और धातु अधातु होंगी, सब में क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। समूह से आपको पता ही है, जहां पर आपको किसी भी शब्द से समूह और समुदाय का बोध होता है, यानी टीम, समिति, आयोग, परिवार, सेना, अधिकारी। सेना बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त को रेखांकित किया गया है। बताइए, कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, कौन सी यहाँ पर संज्ञा है, जल्दी से बताइए। सेशन को शेयर कीजिए, जल्दी से बताइए सभी। प्रश्न नंबर डालिए 9 और फिर आप उसका आंसर दीजिएगा। ए आंसर आ चुका है सभी का, सभी बच्चों का ए आंसर है, सभी बच्चों का ही क्या है, ए आंसर है। तो यानी यहाँ पर जिन भी बच्चों ने ए आंसर दिया है उनका बिल्कुल गलत है। क्या आंसर होगा, इतिहास में हमें कई आ चुका है ना, कई, यानी देखिए प्रश्न से पहले क्या है हमारा, चंद्रगुप्त से पहले कई है ना, तो यहाँ पर कई चंद्रगुप्त यानी जातिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। प्रश्न आपको इसी तरह से आएंगे। देखिए आपका गलत हो गया है, बिल्कुल ए और डी में कंफ्यूजन होना था, मुझे पता था आप यहाँ पर सभी कंफ्यूज होंगे। मैंने आपको बोला भी हुआ है, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न की प्रकृति को समझिए, तब आंसर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर चंद्रगुप्त है, ठीक है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक है, कोई बात नहीं, हमने मान लिया। पर उससे पहले देखिए कई लिखा हुआ है ना, कई चंद्रगुप्त, तो ये वाक्य क्या कहता है, यहाँ पर इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो यहाँ चंद्रगुप्त में जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि वाक्य में चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त किया गया है। व्याख्या को ध्यान से पढ़िएगा, हर बार मैं आपको यही बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए मैं हर एक प्रश्न की व्याख्या लेकर आती हूँ, आपका जो डाउट होगा वो यहीं पर क्लियर होगा। पशु चर रहे हैं, यहाँ पर बताइए इस पद में, रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है, पशु चर रहे हैं। ठीक है,
व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या फिर भाववाचक है? पशु है, ध्यान से वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा। जातिवाचक, गुड। समझ में आ चुका है यानी प्रश्न सभी को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पशु है। पशु क्या किस चीज का बोध कराता है? पशु ने जाति का बोध कराया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पशु से पूरी जाति का बोध होता है, ना कि किसी एक विशेष पशु का। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही है, जिन भी बच्चों का आंसर यानी बी था। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक क्या होता है? ऐसे शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मोबाइल, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पर्वत, लड़का। ये जितने उदाहरण यहाँ दिए गए हैं ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर ये उदाहरण सोच समझ के लिखे गए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो भी यहाँ पर आपको प्रश्न या फिर व्याख्या देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, एक समूहवाचक नहीं है। देखिए समूह का आपको अर्थ पता ही है ना, तो प्रश्न नंबर 11 अब आपके सामने है। बताइए कौन सा समूहवाचक नहीं है? गुच्छा, छत्ता, दल या फिर बेल? प्रश्न नंबर 11 का जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। अनुभव, आप प्रश्न को समझिएगा फिर आप कोई क्वेश्चन कीजिएगा। आप समझते नहीं हैं, प्रश्न करते हैं। जो बताया है बिल्कुल सही है। थैंक यू अमनदीप बच्चा, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही है यहाँ पर डी आंसर, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है, दल से भी आपका समूह का बोध हो रहा है, गुच्छा से भी और छत्ता से भी। तो बेल क्या है यहाँ पर? समूहवाचक नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। यानी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। अनुपम, बिल्कुल डन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना अपनी। बेल क्या है? समूहवाचक नहीं है, क्योंकि बेल जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ समूह यानी समूहवाचक संज्ञा के आपको शब्द दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, लड़का कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति है, जाति है, भाव है या फिर समूह है? लड़का कौन सी संज्ञा है? प्रश्न नंबर 12 अब आपके सामने है। छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, तो मधुमक्खी एक छत्ते में थोड़ी ना रहती है, बहुत सारी मधुमक्खी होती है, तो वो दल ही तो हो गया, समूह ही तो हो गया उनका। ताशु, क्लियर हुआ? ताशु, आपको क्लियर हुआ? रागिनी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल गुड। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। ताशु को छत्ता क्लियर हुआ या नहीं, ये बताइए पहले। बिल्कुल सही आंसर है। लड़का क्या है यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर किसी लड़के विशेष का नाम ना देकर, यानी अंकित का, भोपाल का, ठीक है, इनका नाम, अनुपम का नाम ना देकर के यहाँ पर लड़का लिखा गया है। यानी क्लास में कितने लड़के हैं, यहाँ पर किसका बोध कराता है? जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु व्यक्तियों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। मनुष्य, घर, पहाड़, नदी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर दिया गया है। भाववाचक संज्ञा आप ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये बता चुकी हूं मैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर शूर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? जल्दी से बताइए, प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। बताइए शूर जो है उसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है? शूर का शौर्य होगा, शूरपन होगा, शूरवीरता होगा या फिर शौर्यता होगा? बताइए। ओ, अच्छा ठीक है अनुपम, ओके, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज।
देखिए सबसे पहले सेशन को शेयर कीजिए, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हैं। अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली चाहिए तो आप भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करोगे। बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का आंसर सही है। पर कुछ बच्चे डी भी दे रहे हैं। क्यों भाई, डी क्यों होगा? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, यानी शूर का आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। तो देखिए जिन भी बच्चों का ए आंसर था, बिल्कुल सही आंसर है उनका, वेरी गुड। यानी भाववाचक संज्ञा है, क्या होगा उसका? शौर्य। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जो भाववाचक संज्ञा है, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूह और भाववाचक संज्ञा दी गई है। आप हर एक में उदाहरण पढ़ते रहना, क्योंकि सब में अलग अलग आपको उदाहरण मिलेंगे इनके, कि किस शब्द में भाववाचक है, किसमें समूह है, किसमें द्रव्य है, किसमें जाति है, किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिसलन डैश है। क्या है फिसलन? विशेषण है, क्रियापद है, क्रिया विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है? जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। बिल्कुल सही है अमनदीप, बिल्कुल सही। यहाँ पर नेम से नहीं पता चलता। अंकित, अमनदीप, अनुपम, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और करवाइए, और बच्चों से भी करवाइए। प्रश्न नंबर 14 अब आपके सामने है। अनुभव का सबसे पहले आंसर आया है डी, क्रिया विशेषण। अनुभव टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, पहले ये बताइए आप। कॉम्प्लिकेटेड बॉय का बिल्कुल गलत आंसर है। अभी तक किसी भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया है। प्रश्न नंबर 14 का फिसलन डैश है, क्या है ये? दिनेश्वरी कंवर का बिल्कुल सही आंसर आया है। बिल्कुल सही आंसर है। बॉबी का, प्रतीक का, ताशु, अमनदीप, स्नेहा, भोपाल, इन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको ये बताइए, क्या हम विशेषण का टॉपिक कर रहे हैं? एक सिंपल सी बात है यहाँ, सिंपल सी बिल्कुल। टॉपिक जब आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, तो क्या हम विशेषण का टॉपिक कर रहे हैं या हम क्रियापद का, क्या क्रिया विशेषण का? टॉपिक क्या है हमारा आज का? जल्दी से बताइए आज का टॉपिक क्या है। सभी का कमेंट आना चाहिए। आज हम किस टॉपिक के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताइए। तो यानी यहाँ पर क्या है, जिन भी बच्चों का सी ऑप्शन था, भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल सही था। देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको टॉपिक भी पता है, उसके बावजूद भी आप क्रिया, क्रिया विशेषण, यहाँ पर क्रिया विशेषण की बात कहाँ हो रही है? ठीक है, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है, जहां पर भाव का, गुण का, दशा का बोध होता है तो वो भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा अवयव में। अब आपको मैं बता देती हूँ कि भाववाचक संज्ञा कहाँ होती है, जहां पर प्रत्यय लगे होते हैं। यानी आपको पता है, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग मूल शब्द यहाँ होता है, उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं। ठीक है, अब जहां पर आपको आव, त्व, पन, अव, इमा और ई प्रत्यय, ता और हट मिलेंगे, वहां कौन सी संज्ञा होगी? सीधा सीधा भाववाचक संज्ञा होगी। देखिए एक बार और मैं बता देती हूँ, प्रत्यय क्या होते हैं? वो मूल शब्द के बाद में लगते हैं। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद में लगते हैं। तो कौन कौन से प्रत्यय होंगे? आव होगा, त्व होगा, पन, अव, इमा, ई और ता, हट। जहां पर जैसे आपको यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं, फिसलन, ठीक है, ललिमा, निकटता, पुरुषत्व। तो यहाँ जहां पर भी शब्द के अंत में मूल शब्द के बाद प्रत्यय मिलेगा, सीधा कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा बहुत इजी है, सिर्फ आपको प्रत्यय मिलेंगे बाद में, वहां हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों में डैश शब्द बनाए जाते हैं, कौन से? जातिवाचक में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा, वचन, कारक या फिर पुल्लिंग शब्द? जल्दी से बताइए, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर बच्चों को लगता है कि पूछा जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी मैं क्लास करवा दूंगी मैं यहाँ आपको। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आ चुका है, यानी ए। अब आपको जब टॉपिक ही यहाँ आपको पता है तो आप विशेषण पे, क्रिया विशेषण पे क्यों जा रहे हो? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो यानी ए जातिवाचक संख्या बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक है? अब यहाँ बड़े ध्यान से आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संख्या के ही हैं। बड़े ध्यान से आपको आंसर देना है। अब मैंने आपको भाववाचक संज्ञा की पहचान बताती है कि जहां पर मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगा मिलेगा वो क्या होंगी? भाववाचक संज्ञा होंगी। इससे इजी पहचान नहीं है भाववाचक संज्ञा की। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, बताइए क्या इसका आंसर होगा? बिल्कुल ये सीयूटी के लिए ही है, यहाँ संज्ञा टॉपिक है। अब ये तो बेसिक हिंदी है, सामान्य हिंदी है, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसको। बिल्कुल सही, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यानी आपको समझ में आ चुका है भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे करनी है। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर सही है, गुड गुड। यानी जहां पर भी आपको शब्दों के अंत में प्रत्यय लगा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ला प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है, पा प्रत्यय है और ती यानी ई यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जिन भी बच्चों का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अब बताइए, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको। 4 शब्द है आपके सामने, भारत है, लड़का है, मित्रता है और पेड़ है। बताइए कौन सी आपकी भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर? अनुभव बताइए, सुन लिया मैंने आपको, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ताशु बच्चा, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, सही है सभी बच्चों का आंसर। अब मुझे उम्मीद है भाववाचक आपका लाइफ टाइम कभी गलत नहीं होगा। वेरी गुड, मन खुश कर दिया, लव यू ऑल। ऐसे ही पढ़ोगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छा स्कोर लेकर आओगे। बिल्कुल सही आंसर है, यानी क्या है यहाँ पर? प्रत्यय है ना, प्रत्यय जहां पर लगेगा सीधा कहां होगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है सभी बच्चों का, वेरी गुड सभी के लिए। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ यौवन में एक वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य में रेखांकित पद है। यौवन को यहाँ पर क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। इसमें क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है या फिर संज्ञा है? जल्दी से बताइए, बहुत इजी प्रश्न है। सी फॉर चीनी, अनुपम बिल्कुल सही है, थैंक यू अंकित। देखिए सेशन को शेयर, अंकित सेशन को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और सभी से करवाइए। थैंक यू रागिनी बच्चा, थैंक यू। आप जैसे बच्चों की ही मुझे यहाँ पर क्लास में जरूरत है कि एक बार बताया और आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। थैंक यू सुभाष, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, बी सभी बच्चों का सही आंसर है। ठीक है, यौन क्या है? हमारा एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है, व्याख्या मैंने आपको बहुत समझा दी है। अब आपको इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता चल गया कि कहाँ आपको कैसे पहचान करनी है। अब देखिए, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुनना जब मैं इसको समझाऊंगी। भाववाचक संख्या कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? बहुत ही, यानी ये टॉप क्वेश्चन है।
भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने, जल्दी से बताइए। तबीयत थोड़ी सी खराब है मेरी। 19 का सी, सभा, गुड सभा। विजय सेन, सी बिल्कुल सही है। विजय सेन ने किस प्रश्न का आंसर दिया है? सी। बच्चा प्रश्न नंबर डालिए तब बताइए। सभा, बिल्कुल, वेरी गुड सभा। दिनेश्वरी कुंवर का भी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, अभी मैं बताऊंगी, इतना अच्छा बताऊंगी कि आप कभी भी नहीं भूलोगे इस प्रश्न को। ठीक है रागिनी, आपका आंसर सही है, पर आप कह रहे हो कि कैसे, अभी पता चलेगा। अंकित, बिल्कुल सही है आपका, वेरी गुड। तो आपको बता देती हूँ, जो भाववाचक संज्ञा है ना, वो कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कैसे बनती है देखिए, देखते हैं आगे। अभी मैंने आपको बताया था ना, भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय ऐड होते हैं। ठीक है, वो इसी यहां पर आपको पता चलेगा कैसे आपको बताना है कहां कहां भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाएं जो है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। ठीक है, सबसे पहले जातिवाचक। तो जाति देखिए क्या होगा, अगर आपको बूढ़ा दिया है, ठीक है, या फिर बुढ़ापा, बूढ़ा से क्या बनेगा? बुढ़ापा बनेगा, और पंडित से क्या बनेगा? पंडिताई बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। यानी जहां पर आपको जाति का बुढ़ापा यानी बूढ़ा, यहां पर बूढ़ा से किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, बूढ़ा। अब क्या, अब तक कितने व्यक्तियों की यहां पर बात हो रही है, तो बूढ़ा से क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। और पंडित, पंडित एक नहीं है यहां पर यानी जाति, पंडित से, पंडित शब्द से उसकी पूरी जाति का बोध होता है यहां पर। ठीक है, तो क्या है, ये सब जातिवाचक से ही क्या बनी है? ये जातिवाचक से ही भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक है, अगला देखिए अब, क्योंकि जब सारे आप कर लोगे ना 5 के 5, तब आपको समझ में आएंगे, एक को पढ़ के नहीं समझ में आएगा ये। अब है सर्वनाम। आपको पता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपना क्या है? सर्वनाम शब्द है, और स्व क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो जहां पर भी आपको सर्वनाम शब्द दिए जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए सर्वनाम क्या है। कल आपका सर्वनाम का ही टॉपिक रहेगा, क्योंकि मैं जैसे आपको पद बताया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इसी हिसाब से मैं यहाँ आपको पर डे टॉपिक करवाऊंगी, ताकि आपको समझ में आता रहे कि कैसे। तो आपको सबसे पहले सर्वनाम पता होना चाहिए। अपना क्या है? सर्वनाम शब्द है। अगर सर्वनाम अपना है, इसका भाववाचक क्या बनेगा? अपनापन। स्व क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, उससे क्या बनेगा? स्वत्व। ठीक है, फिर है विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। चतुर से क्या बनेगा? चतुरता। और मीठा से क्या बनेगा? मिठास। ठीक है, फिर अव्यय, जिनमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। धिक से क्या बन गया? धिक्कार। और दूर से क्या बना? दूरी। फिर है क्रिया। क्रिया आपको पता ही है, जहां भी शब्द के अंत में ना लगा मिलेगा, वो क्या होती है? क्रिया होती है। और चढ़ना से क्या हो गया? चढ़ाई। और लिखना से क्या हो गया? लेख। ठीक है, यानी जहां ना लगा मिलेगा, वो तो क्या होगा? हमारा क्रिया होगी। और क्रिया से भाववाचक जब बनाया, तो आपका शब्द में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये है कि भाववाचक संज्ञा 5 तरह से बनती है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर विशेषण और अव्यय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद की किस श्रेणी में आता है? जल्दी से बताइए। बातें बाद में करेंगे, मैं भी आपके साथ बातें करूंगी, पहले प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। यानी जिन भी बच्चों का ए ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही है।
जब आपको कक्षा, जैसे कि आपकी यहाँ पर क्या चल रही है, क्लास चल रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप सब बातें कर रहे हैं, ये क्या है, कक्षा ही तो है, क्लास है, यानी ग्रुप, जहां पर ग्रुप की फीलिंग आती है, यानी ग्रुप शब्द होता है जहां पर, वहां क्या होता है, सीधा समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य के भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? अभी द्रव्य मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ये प्रश्न नंबर 21 किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। अंकित और कैसा है? प्रश्न नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से, किसी भी बच्चे का ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। भोपाल ने सबसे पहले आंसर दिया है, गुड भोपाल। संजीव ने, धनेश्वरी, स्पेशल मेमोरी, उमा चौहान, पूजा, प्रतीक, अंकित, ताशु, नंदिनी दुबे। आज नंदिनी दुबे कहाँ थे आप बच्चा? कई दिन में आपने क्लास ज्वाइन किया आज। तो मैं भी तो आपके साथ बातें करूंगी ना, फिर पहले प्रश्न करते हैं फटाफट, फिर मैं भी आपके साथ बातें करूंगी। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर सी, क्योंकि पता है मैंने आपको, द्रव्य भी आप कभी नहीं भूलोगे, इसके मैंने इस तरह से आपको एग्जांपल दिया, यानी जिस संज्ञा में नापतोल वाली वस्तु का बोध होता है वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ये यहाँ पर उसके उदाहरण है, आप इनको पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? बताइए, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में बताइए कौन सी संज्ञा है और किस संज्ञा से किस संज्ञा में परिवर्तित हो रही है? जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है। आंसर की स्पीड बहुत स्लो है आपकी, बहुत स्लो आंसर देते हो। मिल्क बिल्कुल सही है अंकित, मिल्क। हिंदी की क्लास है ये, हिंदी में आंसर दो। 22 का डी, उमा चौहान का सबसे पहले आंसर आ चुका है। कुछ बच्चे ए, बी, डी, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग आंसर, तो यानी जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। क्या कहा गया, इस वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गांधी जी, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, कई बार पूछा जाता है ये। ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो यहाँ पर वाक्य में संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक है ना, तो वो भाववाचक में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। किस विशेषण से बना है बताइए? कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि किस विशेषण से बना है? काल से, लालिमा से, काला से और कालापन से। बहुत इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23 है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही नहीं था किसी का भी। भोपाल ने सबसे पहले आंसर दिया है, गुड भोपाल। भोपाल की स्पीड अच्छी है, वो प्रश्न देखते ही जल्दी से आंसर देते हैं। सबा, प्रतीक, संजीव, जागृति, धनेश्वरी, उमा, ज्योति, दीपक, नंदिनी दुबे। नंदिनी दुबे बच्चा क्लास डेली होती है, डेली ज्वाइन किया करो। ललन सिंह, आज आप भी कई दिन में क्लास में आए हैं, क्या बात, कहाँ चले गए थे आप? हर्ष पांडे, सी। सुपर सेल, राठौर जी, ताशु। बिल्कुल सही आंसर है। जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कालिमा क्या है, यहाँ एक भाववाचक संज्ञा है जो कि एक विशेषण से बना है। नहीं, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ललिमा नहीं, सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। काला से बना है क्या? कालिमा। ठीक है, यहाँ पर आपका कालिमा शब्द बिल्कुल सही है, यानी ये एक भाववाचक संज्ञा से बना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपको सूची दी गई है, सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ जुलाई है, यहाँ मैना है, यहाँ कुंज है, यहाँ पानी है।
तो बताइए यहाँ पर आपका सही क्या होगा? जुलाई, मैना, कुंज और पानी में बताना है कौन सी संज्ञा है। जल्दी से बताइए, प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। और एक और आपके लिए गुड न्यूज है, प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है। आप जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए आपकी क्लासेस को। बिल्कुल सही आंसर है डी, जिन बच्चों का है बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर जिन भी बच्चों ने डी आंसर दिया है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको इसकी पूरी व्यक्तिवाचक की, जाति की, द्रव्य की और समूह की डिटेल दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे है प्रश्न, मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना, वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जल्दी से बताइए। इसमें दो प्रधान उपवाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है, या फिर एक संज्ञा उपवाक्य है, या इसमें दो सरल वाक्य संयोजक से जुड़े हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका सही आंसर होगा? प्रश्न नंबर 25 है अब आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यानी मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना, यहाँ पर आपका क्या है? जिन भी बच्चों का सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ मेरा काम है पढ़ना, तुम्हारा काम है लिखना, इस वाक्य के संदर्भ में इसमें एक संज्ञा का उपवाक्य क्या है? गलत है। और जबकि इसमें दो प्रधान उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है, और इसमें सरल वाक्य जो है संयोजक से जुड़े हैं। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है? यानी सी ऑप्शन जिन बच्चों का है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? ये पदबंध आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है, या फिर संज्ञा है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से बताइए। देखिए, प्रश्न करते करते टाइम का पता नहीं चलता, कब आपका 1 घंटा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही है, बी। आपको पता ही है, 3 ऑप्शन को हम कर ही नहीं रहे हैं, यानी देश भर क्या है? यहाँ पर इसमें संज्ञा पदबंध है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? यहाँ पर भी आपको पदबंध बताना है, यानी पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, या फिर क्रिया? तो यहाँ पर जिन भी बच्चों का बी आंसर है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम टॉपिक क्या कर रहे हैं? संज्ञा ही कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग में, एक वचन में, एक वचन स्त्रीलिंग में, या फिर बहुवचन स्त्रीलिंग में? जल्दी बताइए। क्रियार्थक संज्ञा मैं आपको बता भी चुकी हूं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होती है। क्या होता है? वो क्रियार्थक संज्ञा होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने, जल्दी से आप उसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर है, अनुभव ने सबसे पहले आंसर दिया है, और बिल्कुल सही आंसर है अनुभव का। तो जिन भी बच्चों ने यहाँ पर बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध क्या है? यहाँ पर आपको संज्ञा पदबंध बताना है, जल्दी से बताइए कौन सा आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं, यहाँ पर आपको संज्ञा पदबंध बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है।
तो जिन भी बच्चों ने इसका डी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर घर के आंगन में लगे पेड़ संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी भारत के प्रधानमंत्री में भी और रात को पहरा देने वाले क्या है यहाँ पर, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, संज्ञा पदबंध ही होगा। आगे मंत्री जी निम्नलिखित प्रश्न, यानी आपका आज का लास्ट प्रश्न है, आपको बताना है क्रियार्थक संज्ञा क्या है, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। इस वाक्य में बताना है क्रियार्थक संज्ञा। पहले तो आपको क्रिया ही पता होना चाहिए क्या है, और फिर उसका क्रियार्थक संज्ञा बाद में आपको पता चल जाएगा। क्रिया आपको इसमें पहचाननी है, क्रिया कौन सी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिया पहचाननी है कौन सी है। ताशु का सबसे पहले आंसर आ चुका है बी। वेरी गुड ताशु। अनुभव बी, जागृति बी, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, क्योंकि आपको मैंने क्रिया बताया था। अगर आपको क्रिया की पहचान करनी आ जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आपका क्रियार्थक संज्ञाएं पूछी गई है। ठहरना यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल गुड, सभी का बिल्कुल सही आंसर है बी।